हेलो एवरीवन। आज हम आपको कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच यानी कि कैम्ब्रिज का नकदी शेष का सिद्धांत बताने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि मुद्रा हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसने हमेशा अर्थशास्त्रियों को आकर्षित किया है। और ये कैम्ब्रिज मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू, कीन्स, इनके द्वारा दिया गया है। ये जो है फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, इसका एक विकल्प है। सिद्धांत क्या कहता है कि मुद्रा की जो मात्रा होती है एक अर्थव्यवस्था में घूमती रहती है, तो इसका जो मुद्रा का जो चलन वेग होता है, इसका सीधा प्रभाव जो है मूल्य पर पड़ता है। जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत का स्तर बढ़ता है, और मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत का स्तर घट जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री इसे क्या बताते हैं? इसे नकदी शेष का सिद्धांत बताते हैं। रॉबर्टसन क्या कहते हैं? रॉबर्टसन कहते हैं कि मुद्रा तो अनेक आर्थिक वस्तुओं में से केवल एक है, इसीलिए प्रमुख रूप से इसके मूल्य का निर्धारण ठीक वही दो साधन करते हैं जो कि अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं, और इसकी मांग की स्थितियां और उपलब्ध मात्रा। तो मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो कौन निर्धारित करता है? जो बैंकिंग प्रणाली होती है उस समय की, वो निर्धारित करती है। मुद्रा की जो मांग है उसका क्या मतलब है? सौदों के लिए, आकस्मिक उद्देश्यों के लिए जो नगद रखा जाता है वो है। तो नकदी शेष का जो सिद्धांत है वो मुद्रा की मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता। विनिमय यानी कि ट्रांजैक्शन, ये नहीं मानता कि केवल ट्रांजैक्शन के काम आती है, बल्कि मूल्य का भंडार यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू मानता है। रॉबर्टसन क्या कहते हैं? इसको गतिशील मुद्रा यानी मनी ऑन विंग्स, और अगतिशील मुद्रा ये मनी सिटिंग में बताया। और कैम्ब्रिज समीकरण जो बताते हैं कि किसी निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर मुद्रा के मूल्य को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है। और नकदी शेष की मांग क्या होती है? वास्तविक आय का जो एक पार्ट होता है उसके बराबर होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो सारी आय का उपभोग एक साथ नहीं करता है। अब आगे हम आपको मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स के समीकरण बताने वाले हैं। देखिए मार्शल की इक्वेशन क्या बता रही है कि मार्शल क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, तो जो अपने पास वो राशि रखना चाहता है, तो उस राशि का व्यक्ति की आय से कुछ संबंध होता है, क्योंकि वो उसके ट्रांजैक्शन को निर्धारित करती है। तो ये क्या मानते हैं? एम बराबर मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति, पी बराबर प्राइस लेवल, और वाई बराबर टोटल इनकम। और यहाँ पर के क्या है? ये कह रहे हैं जो मौद्रिक आय है ना उसका वो भाग जिसको लोग नकदी और मांग के रूप में रखना चाहते हैं। और ओ क्या है? ओ है हमारा कुल वास्तविक उत्पादन। अब अगर एम को के पी वाई मान लिया जाए, ठीक है, और एक तरफ क्या बता रहे हैं कि वाई बराबर पी ओ। पी ओ यानी कि पी हमारा प्राइस लेवल हो गया, ओ हमारा कुल उत्पादन हो गया, तो एम बराबर के पी ओ भी हो जाएगा। और एक्चुअली देखिए क्या बात है, ये जो इक्वेशन है ये मार्शल ने नहीं दी थी, क्योंकि मार्शल ने अपने आप को इक्वेशन नहीं दी, ये जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इक्वेशन दी थी है। इस प्रकार पी बराबर एम अपॉन के वाई भी हो सकता है, और अगर हम मुद्रा के मूल्य की बात करते हैं तो 1/p हो जाएगा, तो ये हमारा के वाई ऊपर चला जाएगा, के वाई अपॉन एम बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए पीगू हमारे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कोई समीकरण दी। ये जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, ये कैम्ब्रिज क्या है? देखिए कैम्ब्रिज कोई एक ग्रुप नहीं है, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर ये मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन ये सब वहाँ के विद्यार्थी रहे थे, और फिर वहाँ पे ये टीचर भी बने। तो इस तरह से कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी थी। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैम्ब्रिज से संबंध रखते थे। तो देखिए इन्होंने क्या समीकरण दिया है? 1/p इज इक्वल टू के आर अपॉन एम। यहाँ पर आर क्या है? आर जो है वो समाज की रियल इनकम है, वास्तविक आय है। बाद में पीगू ने अपने इस समीकरण में बैंक नोट और बैंक शेषों को भी सम्मिलित किया। देखिए इन्होंने क्या समीकरण दी है? के आर अपॉन एम इंटू सी प्लस एच 1 - सी, ठीक है। एम अगर इधर चला जाएगा तो हमारा पी इधर आ जाएगा, 1/p। देखिए पी तो होता है हमारा प्राइस लेवल, ठीक है, यानी कीमत स्तर। और जब हम 1/p की बात करते हैं तो ये बन जाता है मनी वैल्यू यानी मुद्रा का मूल्य। अब देखिए ये इस फॉर्मूले में सी क्या है? सी क्या है? करेंसी जो लोगों के पास रखी गई है, और ये कुल वास्तविक आय का अनुपात है। 1 - सी क्या है? कोष का वह भाग है जिसे लोग बैंकों में नगद जमाव के रूप में रखते हैं। एच क्या है? वास्तविक मुद्रा का वह भाग है जिसे बैंक अपने ग्राहकों की जमा के रूप में रखते हैं। देखिए डायग्राम दे रखा है, ये जो डी डी है ये मुद्रा का मांग वक्र है। ये देखिए Q1 M1,
Q2 M2 Q3 M3। ये क्या दिखा रहे हैं? ये मनी सप्लाई दिखा रहे हैं। जब मुद्रा की जो पूर्ति होती है, जब मनी सप्लाई जो है वो OM1 से बढ़कर OM2 हो जाती है, तो उसका जो मूल्य है, पहले मूल्य कितना है यानी वैल्यू कितनी है OP1, ये बढ़ गया तो फिर ये OP2 रह जाती है, और जैसे ही और बढ़ता है तो ये घटकर P3 रह जाती है। तो इस तरह से जो मुद्रा के मूल्य में होने वाली कमी है P1 P2, मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि M1 M2 के ठीक बराबर है। देखिए आप ये देखेंगे, ये वाला जो है ये डिफरेंस जो है ये इक्वल है, यानी कि जितना यहाँ पे कमी आ रही है उतनी यहाँ वृद्धि हो रही है, ये बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है उतना ही मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ये कह रहे हैं कि यदि मुद्रा की पूर्ति हम 3 गुना बढ़ाकर OM1 से OM3 कर दें तो मुद्रा का मूल्य भी OP1 से घटकर 1/3 ही घटेगा, OP3 रह जाएगा। ये रॉबर्टसन ने क्या इक्वेशन दी है? रॉबर्टसन ने दिया है M बराबर PKT, और अगर हम P को इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगी? M/KT। ये हमारा प्राइस लेवल है, और इसी को अगर मुद्रा के मूल्य के रूप में दिखा दें तो बन जाएगा 1/P KT/M। ये PQ के समीकरण से मिलता जुलता है, बस डिफरेंस ये है कि इन्होंने R की जगह पर T ले लिया है, और T क्या है हमारा? T है एक जो साल में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, एक साल में जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमारा इस यहाँ पर T होता है। ये लास्ट है कीन्स की इक्वेशन। इन्होंने क्या कहा है? कीन्स ने एक बुक दी थी, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, जो 1923 में दी थी इन्होंने। इसमें इन्होंने अपना रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन बताया है, जो कि अन्य कैम्ब्रिज समीकरण का ही मॉडिफिकेशन है। उन्होंने कहा है कि हम अपने डेली ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ क्रय शक्ति यानी कि मुद्रा की मात्रा रखना चाहते हैं। यदि नकदी के रूप में उपभोग इकाइयों की संख्या K हो, और जो प्रचलन में कुल करेंसी है वो N हो, और उपभोग इकाई की कीमत P हो, तो N = PK हो जाएगा। तो इन्होंने फिर बाद में क्या करा? बाद में इन्होंने इसमें RK- ले लिया। ये क्या होता है? जो K- है ये है बैंक जमा के रूप में उपभोग इकाइयों की संख्या यानी कि हमारी क्रेडिट, ये साख है। और R क्या है? बैंक का नगद रिजर्व अनुपात यानी कि रिजर्व रेशो है। ठीक है, अगर इसमें से हम P को इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगा? N/K + NK-। तो इस प्रकार से K- और RK स्थिर रहने पर P में N के अनुपात के बराबर परिवर्तन होता है। ये हमारी कीन्स की समीकरण है। आई होप आपको कैम्ब्रिज का समीकरण समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।